जो हमारी सेहत का रास्ता है वो हमारे मुंह से होकर जाता है, और मुंह में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे अंग है वो है दांत, और इसी का हम सबसे कम ख्याल रखते हैं। शब्द मंच सेहत का भी मंच है, और यहाँ पर हम स्वास्थ्य मंत्र जो है उनके बारे में बात करते हैं। और आज ये मंत्र देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ऋचा खुराना। और डॉक्टर ऋचा खुराना से हम वो हर बात पूछेंगे जिससे आपके दिमाग को शांति मिले और आपकी सेहत को शांति मिले, यानी आप खुश रहें और आपके दांत बहुत बढ़िया रहे, जो आमतौर पे हमारे दिमाग में जो भ्रांतियां होती हैं उन भ्रांतियों को दूर किया जाए। तो डॉक्टर ऋचा खुराना है, इनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना समय हो गया आपको ये दांतों की देखभाल करते हुए, लोगों के दांतों की कितने समय से देखभाल कर रहे हैं? मुझे 10 से ज्यादा साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। ठीक है, तो जो भी मेरा अनुभव रहा होगा मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार बिल्कुल हूं। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ना वो सब सवाल पूछेंगे, आसान भाषा में भी पूछेंगे जिसको लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक एक करके उन सब चीजों के ऊपर आएंगे। सबसे ठीक है। बेसिक सवाल जो लोगों के सामान्य सवाल होते हैं जिनको लोग जानना जरूरी जी, समझते हैं और हम भी जानते हैं, कि दांतों की सही देखभाल जो है वो रोजाना कैसे करनी चाहिए जिससे किसी को लगे कि मेरे दांत जो है स्वस्थ रहे, तो वो क्या प्रक्रिया होनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं मैं तो रोज ब्रश करता हूँ डॉक्टर साहब, फिर भी मेरे दांतों में ये बिल्कुल। परेशानी कैसे आई है। ब्रश तो हम करते हैं, लेकिन ब्रश करने का तरीका में हमारा कई बार सही नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सही तरीका ये है कि हमें एक तो ब्रश 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम। शाम का ब्रश जो रात का सोने से पहले लास्ट काम हमारा ब्रशिंग ही होना चाहिए। उसके बाद हमें जो भी कुछ खाना वाना है वो सब हमें पहले ही कर लेना चाहिए। रीजन बीइंग ये है कि रात में हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है सर, यानी कि थूक जिसे कहा जाता है, वो कम हो जाता है जी। दिन भर के कंपैरिजन में। तो उससे क्या ड्राइनेस रहती है, तो बैक्टीरिया को काम करने के लिए, जो भी खाना अगर चिपका रह गया उस पर काम करने के लिए एक तो समय लंबा मिल जाता है, ऊपर से सलाइवा का वो फ्लश ऑफ होता नहीं है, तो उससे कैविटी लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए रात का ब्रश मैंडेटरी हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे अगर चलो कोई पेशेंट्स हैं या लोग हैं माउथ वॉश वगैरह नहीं यूज कर पाते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक नमक पानी के कुल्ले सबसे सस्ता और आसान तरीका है, परंपरा में हिस्सा है। हाँ, हिस्सा है, तो इसको एक पार्ट बनाया जाए। और कुछ लोग ना टंग क्लीनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जी, तो वो एक पार्ट होना चाहिए। साथ में फ्लॉसिंग अगर ऐड ऑन हो जाए तो, जुबान की सफाई, हाँ जी, जीभ की सफाई, जीभ की सफाई, तो वो एक मतलब रूटीन में होना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग मतलब रेगुलर नहीं करते हैं। ये सुबह दांतों की सफाई कैसे करें? सुबह दांतों की सफाई कैसे करें? कब करें? जैसे रात को आपने बताया सबसे सोते हुए हाँ, से पहले करें, और सुबह आप कर सकते हैं। अगर आपने चलो पानी वानी, कुछ लोग हैं डायरेक्ट लेते हैं, वो पी सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं ब्रश जी। लेकिन कुछ लोगों का रेजिम होता है कि ब्रेकफास्ट के बाद कर लें, वो भी कर सकते हैं जी। बेस्ट क्या रहता है दोनों में से? बेस्ट तो ये है कि सर अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद कर लेंगे, जो आपने खाना खाया है तो वो आपका क्लीन हो जाएगा, दांतों पे रहेगा नहीं। बट दिन भर में हमारी जो फ्लशिंग इफेक्ट होता है सलाइवा का, वो अच्छा होता है जी। तो मॉर्निंग में आप कर भी लेंगे तो दिन भर आप रिंस करते रहें जब भी कुछ खाएं। कुछ लोग होता है हम 4 बार ब्रश कर लें जी, नहीं, ब्रश को 2 बार ही रखना है। ज्यादा ब्रश करने के भी कुछ खतरे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हम ज्यादा बार करेंगे, और मतलब कुछ लोग ना बहुत ज्यादा जोर से मतलब करते हैं ब्रश को, विग्रेसली करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपको सॉफ्टली करना है। लोग सोचते हैं मेरे दांत पीले हैं, मैं जोर से ब्रश करूंगा तो मेरे दांत साफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे दांतों की परत हटने का खतरा रहता है, और विद टाइम आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जितना हो सके ब्रश को जेंटली यूज करें और वाइब्रेटरी मोशन में यूज करें। वाइब्रेटर कैसे? मतलब आप जैसे कर रहे हैं दांत को, तो एक तो आपने वाइब्रेशन टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे पीछे आप, ठीक है। उसके बाद आपने स्वाइप रोल आउट करना है, और हमेशा, हाँ, और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मसूड़े और दांत के बीच में ब्रश को रखते हैं। उससे बेटर थोड़ा सा मसूड़े की तरफ रख के एक एंगल बनाए 45 डिग्री का जी। फिर आप वाइब्रेशन मोशन करते हुए फिर रोल कर, मतलब आपने ऐसे वाइब्रेशन जो आपने किया उसका पर्पस ये है कि जहां भी वह खाना जमा है ना, वो उखड़ेगा। उसके बाद हमने रोल अप करके उसको बाहर रिमूव कर दिया। अच्छा, एक और चीज बताइए, आजकल हम लगातार देख रहे हैं, पिछले समय से ये प्रचार होता है कि ब्रश करने की बजाय दातुन करनी चाहिए। डॉक्टर ऋचा क्या कहते हैं इसके बारे में? देखो, सबका ना एक कंसेप्ट है। देखो, दातुन करना कोई बुरा नहीं मैं कहूंगी, ठीक है, मेरे साथ के डेंटिस्ट कुछ लोग इसको कहते हैं, बट इसका भी एक तरीका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वॉक करने चले गए, अब 1 घंटा मुंह में दातुन ही चल रहा है, तो वो तो आपको अब्रेजन करेगा दांतों में। कभी कभार आप इसको एक पार्ट बना सकते हैं, जैसे कि चलो नीम है, बबूल है,
जो लोग यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसको आप ब्रश का अल्टरनेटिव बना लें, ये ठीक नहीं है। लगातार अगर हम चबाते हैं तो उससे भी नुकसान हाँ, उससे भी नुकसान है। अच्छा, एक माउथ वॉश होता है, माउथ वॉश कई लोग करना शुरू करते हैं, दिन में कई बार कर लेते हैं। बिल्कुल, ये कैसे करना चाहिए? मतलब थोड़ा सा लोगों को है, या तो लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, या फिर ज्यादा कंसर्न होना भी कभी कभी गड़बड़ी का कारण हो जाता है। तो हर चीज को एक मतलब पर्याप्त मात्रा में उचित समय में किया जाए तो ही बेनिफिट है जी। अब जैसे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे टूथपेस्ट किया आपने, उसके इमीडिएट बाद लोग कई बार माउथ वॉश करते हैं जी, तो ये इमीडिएट नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का एक गैप होना चाहिए। कितना समय का गैप रहे? गैप ये है कि आधा एक घंटा तो आपका गैप होना चाहिए। उसका कारण ये है, टूथपेस्ट में जो कंटेंट है, सोडियम लोराइल सल्फेट कंटेंट जैसे होता है, या फिर जो माउथ वॉश में कंटेंट है, वो आपस में रिएक्ट करके उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं जी। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी, जैसे अभी मैंने आपको पहले कहा कि आपने पूछा था अभी मुझसे कि ब्रेकफास्ट के बाद ही मॉर्निंग में ब्रश कर लें, सुबह ना करें, तो इसमें मैं आपको एक चीज ऐड ऑन ये कर देती हूँ अब, कि आप उठने के बाद अपना ब्रश कीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद नॉर्मल पानी से रिंस करने के बाद आप माउथ वॉश से कुल्ला करके अपने ऑफिस जाइए, अपने काम पे जाइए। ये माउथ वॉश जो है हर किसी के लिए तो जरूरी नहीं होता। नहीं, आप यूज कर सकते हैं, बट इसका भी अलग अलग वैरायटी होती है। अब जैसे मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश होते हैं, आपने गए मेडिकल पे ले लिया जी, तो उसको में पता ही नहीं होता है अल्कोहल बेस है या मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सेंसिटिविटी ज्यादा है या कैविटी है, तो उसके बेस पे भी माउथ वॉश डॉक्टर्स अलग अलग रिकमेंड करते हैं। तो जिस हिसाब से मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल ही बिल्कुल कि जैसे टूथपेस्ट है, वो भी आमतौर पे हम सब लोग भी बाजार गए, उसको कहा कि टूथपेस्ट दे दो, और इसी तरह से माउथ वॉश, तो ये डॉक्टर से रिकमेंडेड होने चाहिए। मेन मैं आपको इसमें ये बताती हूँ कि टूथपेस्ट फ्लोरिनेटेड होना चाहिए, ये तो बात है, बट मोर ओवर आप ब्रांड पे जाने की बजाय आप उसको कर कैसे रहे हैं, क्वांटिटी में क्या ले रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है बजाय कि आपने कौन सा टूथपेस्ट बाय किया है। बट ज्यादातर अगर आप टूथपेस्ट में चाहें तो उसमें आप देखें कि ऐसे चीजें होनी चाहिए, जैसे जाइलोटोल जो एंटी कैरीज इफेक्ट लाती हैं, वो चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए। जैसे कि एक जाइलोटोल कंटेंट है, वो हमें मतलब जरूर अगर हो उस पेस्ट में तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं, मेडिकेटेड जैसे कि ये दंत मंजन वाला ही टूथपेस्ट ले लेते हैं, डाबर रेड एक एग्जांपल है, या पतंजलि आई हो, मतलब मैं ये कहूंगी उनमें एब्रेसिव ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे नॉर्मल जैसे कोलगेट और भी कोई टूथपेस्ट है। हाँ, आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट तभी लेने हैं जब डॉक्टर रिकमेंड करे, आपको अपनी मर्जी से ना लें। हाँ, जैसे कुछ सेंसोडाइन है, लोग सोचते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो सेंसोडाइन कर रहे हैं, क्या ये टूथपेस्ट ठीक है? अगर आपको सेंसिटिविटी है या आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, संवेदनशील है आपके दांत, फिर तो वो चीज काम करती है, पर लॉन्ग रन में उन चीजों को यूज करना हमारे दांतों के लिए बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही है। नुकसान। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कई बार कुछ सावधानियां और आदतें, कि सावधानियां वो और आदतें वो जिसकी वजह से हमारे दांतों में दिक्कत ही ना आए। तो मैं जानना चाहूंगा ऐसी कौन सी आदतें हैं जो दांतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? जैसे कि आदतों में अब हम बात शुरू करें तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जंक फूड पे जी। आज के जो मेन है, जो दांतों में प्रॉब्लम ज्यादा पहले के कंपैरिजन में यही आ रही है, आजकल बढ़ रही है, हेल्दी डाइट नहीं है जी, ठीक है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है हमारे डे टू डे रूटीन में, दूसरा प्रॉपर स्लीप नहीं है, लेट नाइट हम जाग रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, उसके बाद जैसे कि मंचिंग करते हैं हम, इंटरमिटेंट स्नैकिंग करते हैं सर जी, वो चीज ज्यादा खराब होती है। जैसे जब मन किया कोल्ड ड्रिंक ले लिया, चिप्स ले लिया, एसिडिक लेवल हमने बॉडी में बढ़ा लिया, तो एसिडिक अटैक ज्यादा रहेगा तो हमारे दांतों को कैविटीज ये सब प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। तो ये चीजें, जैसे एसिडिक चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, वो हम कम करें बजाय कि हम हेल्दी फूड लें। मतलब जैसे कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी है, तो इसमें भी एक कैटेगरी होती है चॉकलेट्स में भी। हाँ, आपने हेल्दी चॉकलेट लेनी है, या आप जैसे मतलब बहुत ज्यादा शुगरी कंटेंट ना हो, तो उस हिसाब से जैसे डार्क चॉकलेट्स वगैरह है, वो फिर भी उतना नुकसान नहीं करती जितने की ये दूसरी चॉकलेट्स होती हैं, मतलब मीडियम हाई सब क्वालिटी की चॉकलेट्स हैं, जैसे मिल्की बार्स वगैरह हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे तो समझते नहीं, माँ बाप समझा के थक जाते हैं, आप भी महसूस करते होंगे, आपकी भी गुड़िया है, तो क्या उनको बार बार ब्रश करवाते रहना चाहिए? नहीं, ब्रश नहीं क्या करें उनको, मतलब आप हर समय मत दो, मतलब आप एक टाइम, चलो ठीक है बच्चे हैं, मैं भी मानती हूँ देना पड़ता है, बट आप डे के टाइम में प्रेफर करो, नाइट के टाइम में प्रेफर नहीं करो, उनको रिंस करवाओ। आप ब्रश नहीं कर सकते बच्चे,
तो आप रिंस करवाओ उनको, जी। तो क्वांटिटी कम दो, क्वांटिटी कम और रोज में मत दो। मतलब मैं ये कहती हूँ भी बच्चे खाना खाएं कैसे, हेल्दी कैसे जाएं, आप उनमें वैरायटी ऐसी बना दो, हेल्दी को ही ऐसा बना दो कि वो इसकी तरफ जाए ही ना। अच्छा, जैसे कुछ तो चबा लिया, चबा लिया, जैसे चबा लिया तो चबाने में लगता है हाँ ये चबाया है तो मेरे मुंह में गया है तो नुकसान होगा। कई बार लगता है कोल्ड ड्रिंक पी ले, वो तो डायरेक्ट ही गई वो तो है। डायरेक्ट ही गई है, तो क्या उसका भी नुकसान दांतों पर रहता है? हाँ, इसमें मैं देखो, अब लोग है नहीं स्किप होता, मैं ये कहूँ कि आज मैंने कहा तो सबने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, ठीक है सीजन है पीते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, एक तो क्वांटिटी कम कर दें, दूसरा हम डायरेक्ट ना लें जी, हम स्ट्रॉ से लें। स्ट्रॉ से लें, अच्छा। तो वो कंपैरेटिवली आपके दांतों को डायरेक्ट अंदर जाएगा ना, दांतों पे रहेगा कम देर के लिए, तो वो इस तरह के सब्स्टिट्यूट आप ला सकते हैं। कुछ तो आप हेल्दी डाइट पे आपको आना ही पड़ेगा टाइम, लेकिन अंतिम विकल्प तो है लेना है, लेना ही लेना आपको, स्वस्थ वाली डाइट। फिर आप स्वस्थ वाली अंतिम विकल्प तो देखो यही है, लेकिन चलो हम भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि कभी कभार तो होता ही है। मतलब उसको आप एक रोज का पार्ट ना बनाए, दिन में 2-2 3-3 बार लोग ले रहे हैं। जो चाय कॉफी है, तो चाय को कैसे स्ट्रॉ से पियेंगे फिर? चाय पीने चाय तो आपको डायरेक्ट पीनी पड़ेगी, उसकी क्वांटिटी आप टाइमिंग को वो उसको कम कर सकते हैं, आप उसको 2-3 बार पी रहे हैं, 2 बार ज्यादा चाय पीना भी दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो हालांकि स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं, शुगर तो होती है चाय में, तो वो कैविटी भी होगा, दूसरा स्टेनिंग्स आ जाते हैं, दांत का पीलापन आता है, कि कोल्ड ड्रिंक चाय इन सब से ही होता है, जो डिस्कलरेशन हो जाती है दांतों की। ये जो हम सलाह मांग रहे हैं इसके तो आप पैसे नहीं लोगे? नहीं हमारे दर्शकों के लिए फायदे वाली बात है। नहीं, तो हम और पूछते हैं आपसे इसी तरह के सवाल, जैसे कि दांत के अंदर जब दांतों की जब समस्या बढ़ जाती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी फार्मूला है जिससे हमें पहले पता लग जाए कि हाँ, हमारे दर्शक भी, उनको पता लग जाए कि हमारे दांतों में दिक्कत हो रही है, तो हम पहले ही डॉक्टर से संपर्क कर लें ताकि दांतों में कम से कम नुकसान हो? ऐसे कोई पहले लक्षण होते हैं? हाँ जी, इनिशियल साइंस होते हैं। देखो, एक तो ये है कि हम इसीलिए अपने जो भी हमारे पास पेशेंट्स आता है, या जो भी मैं आपके जो भी दर्शक हैं, उन सबको मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो हमें एक रेगुलर जो डॉक्टर का चेकअप है वो इसीलिए ही कहा जाता है, ताकि इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर आपके प्रॉब्लम्स को समझ के आपको सही गाइड कर सके जी। हम क्या होता है, हम उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं और जब प्रॉब्लम बढ़ती है फिर हम जाते हैं, हमें लगता है डेंटल ट्रीटमेंट कॉस्टली है। एक्चुअली नेग्लिजेंस कॉस्टली है। हमारा जो उसको नकार के रखना है, अनदेखा कर देना है। हाँ, तो साइंस तो ये है, जैसे अब आप नॉर्मली रोज ब्रश करते हैं, तो यूजुअली लोग ब्रश तो करते हैं, पीछे के सरफेस पे ब्रश करना भूल जाते हैं या छोड़ ही देते हैं लास्ट के 1-2 हाथ। मैं ज्यादातर पेशेंट्स को जो भी देखती हूँ तो मैं उनको ये बोलती हूँ, ब्रश प्रॉपरली जो जैसा करते हैं वो तो ठीक ही है, एक तो जेंटली करना है, आराम से करना है, दूसरा लास्ट के दांतों में भी जाना है, ब्रश को हर जगह पहुंचाना है, तीसरा जहां से हम खाना खाते हैं, लोगों को लगता है बाहर के सरफेस और अंदर के सरफेस क्लीन करने हैं, जहां से हम च्यू करते हैं वो सरफेस भी क्लीन होना जरूरी है, तो उसको क्लीन जरूर करें आप। तो कितना समय, जैसे फिर जुड़ा हुआ सवाल आ गया ब्रशिंग, मेरे ख्याल में ब्रशिंग अच्छी हो तो काफी बीमारी से बचा। तो ये जो ब्रश करते हैं कितना समय, मेरे ख्याल में सबसे कम समय लगाते हैं लोग, ऐसे किया और छोड़ कुछ लोग तो बहुत कम लगाते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा लगाते हैं। कितना समय रहना चाहिए? 2 से 3 मिनट का समय। 2 से 3 मिनट का समय इफेक्टिव। देखो, जिसको ज्यादा पता है सब कुछ तो वो 2 मिनट में भी क्लीनिंग कर लेगा, थोड़ा सा जो नया है उसको 2 से 3 मिनट। अच्छा, वो कई बार पेस्ट भी पूरा लगाते हैं ऐसे, जैसे कितना लगाना चाहिए? मटर के दाने जितना, बस इतना ही काफी है। ठीक है। और बच्चों में उससे भी छोटा मटर का दाने जितना, उससे काम चल जाता है। तो दांतों में अगर आपके कीड़ा लग गया, कैविटी होगी, तो उसकी पहचान क्या हम घर पर भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे होगी वो? जैसे कि आपने नॉर्मली जब खाते पीते आप अपने दांत को मीनवाइल चेक करते रहिए, दांत में इनिशियल लक्षण तो होता है, ब्लैक डॉट आने शुरू हो जाते हैं, उससे भी पहला लक्षण तो एक येलोपन आने लगता है, इंसिपिएंट लीजन हाँ बोलते हैं जिसको, तो वो रीमिनरलाइजिंग पेस्ट जैसे कुछ होती है, उससे हम उसको रिस्टोर किया जा सकता है, वो इनिशियल लक्षण। उस लक्षण से पार हुए तो आपको ब्लैक डॉट लिखना शुरू हो जाएगा, ये रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा, तो इसको आपको डॉक्टर के पास जाके रिस्टोर कराना पड़ेगा, यानी कि फिलिंग करानी पड़ेगी। जो पीलापन है वहां से हम रोक सकते हैं? बहुत इनिशियल साइन है, धब्बा सा होता है जी, तो वो आप मतलब मार्केट में तो नहीं, डॉक्टर्स के पास रिकमेंडेड आती है, रीमिनरलाइजिंग पेस्ट होती है,
जैसे बहुत सारी आती है मार्केट में, वो भी आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करे तो बेटर है, अपनी डॉक्टर से मर्जी पूछ से ना के ही करें, हाँ, अपनी हाँ, मर्जी से ना मतलब करें। अपनी मर्जी से ना ले, मैं तो ये कहूंगी। जो भी आपके डॉक्टर हैं जिनको आप दिखा रहे हैं तो वो वहां हो जाए और अपना पूछ लें। मेडिकेटेड पेस्ट जो भी है वो आप डॉक्टर की सलाह में ही ले तो ज्यादा अच्छा है। नॉर्मल रूटीन की पेस्ट आप चलो ले सकते हैं मार्केट से, मेनली साथ में तरीका फिर एड ऑन अच्छा करोगे तो आपका काम चलता रहेगा। साथ में माउथ वॉश, अब कुछ लोग क्या करते हैं रेगुलर ही माउथ वॉश करते जाते हैं, तो वो भी कई बार स्टेनिंग लेके आता है। क्लोरहेक्सिलिन जो माउथ वॉश होता है तो उसमें आप कुछ दिन करिए, फिर छोड़िए, फिर करिए, बीच में आप वार्म सलाइन रिंसेस कीजिए। तो इस तरह से आप यूटिलाइज करिए चीजों को, ना कि एक मतलब रूटीन की आदत नहीं बना। अपनी मर्जी से कुछ ना करें। हाँ। दांतों का अगर सवाल है तो कम से कम डॉक्टर से आप एक बार परामर्श ले लीजिए। अच्छा, जो इसमें दांतों में अगर अगली बात आ गई जैसे कीड़ा लग गया, वो हो गया, फिर उसके बाद एक बीमारी आती है जिससे लोग सभी डरते हैं कि दांतों से खून आना शुरू हो गया, जिसको पायरिया भी आप लोग कहते हैं, मसूड़ों से खून आना। हाँ जी, बहुत अच्छा तो सवाल इससे है। डर जाते हैं, ठीक है, दांतों से खून आ गया तो क्या इसका इलाज क्या होना चाहिए और कितने समय में हो जाता है, और क्या करें जब ऐसा हो जाए, तुरंत क्या करें? देखो कैविटी का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाते हैं सबसे जो ज्यादातर बीमारी आजकल चलन में है वो पायरिया ही है। ठीक है, दांतों से खून आना कभी कभी तो हल्का फुल्का आता है तो इग्नोर करते हैं हम लोग, या फिर वो बढ़ने लगता है जैसे दांतों से खून आना। इसका कारण है मसूड़ों में सूजन है आपके। उसके बाद अगर हमने इस स्टेज पे कुछ भी हमने अपना उपचार नहीं करवाया या हमने परामर्श नहीं लिया डॉक्टर से, तो ये चीज विद टाइम पायरिया का स्टार्ट कर देगी। मतलब मसूड़ों की समस्या धीरे धीरे हड्डी में पहुंचेगी। हड्डी में पहुंचने से हमारे दांत हड्डी में फिक्स होते हैं, तो वो हड्डी पे अगर बैक्टीरिया कीटाणु काम करेंगे तो वो हड्डी समय के साथ गलना शुरू कर देती है। ठीक है, गलती जाएगी तो अगर जैसे समझो एक दांत को जितनी हड्डी मतलब रोक के रखती है बिना हिल मतलब ताकि दांत हिले ना, तो उसकी जो लेवल कम होता जाएगा तो दांत आपके हिलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे वो हिलते हिलते मतलब आपको फिर दांत डॉक्टर के पास जाके निकलवाने भी पड़ेंगे। तो बेटर ये है कि इनिशियल स्टेज जो दांत में खून आ रहा है, ये शुरुआती जो लक्षण है वहीं पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, बजाय कि हम कभी सोचते हैं कुछ घर में ही छोटा मोटा रेमेडी कर लें, कभी लौंग रख ली, कभी कुछ रख ली। ठीक है, आप कोई इमरजेंसी आप नहीं जा सकते एक दिन आधा दिन के लिए, चलो ठीक है, उपचार एक दो कुछ होम रेमेडीज करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप इसके साथ ही अपने लगातार ना करें। वो क्या है, पायरिया का जो रोग है ना, पेन नहीं है, पेनलेस है। अच्छा, दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता, ज्यादातर खून निकलता है, खून निकलेगा, सूजन आएगी, और खून भी ऐसा होता है ना, किसी को हर बार नहीं निकल रहा, आप ब्रश कर रहे हो तो निकल रहा है, या कुछ हार्ड खाया तो निकल रहा है, तो पेशेंट सरवाइव करते जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम सफाई करवाएंगे, तो ये भी एक मिथ है कि दांतों की सफाई कराएंगे तो दांत और हिल जाएंगे। जी, ऐसा नहीं है। अगर सही डेंटिस्ट के पास आप गए हो और वो सही तरीके से आपकी क्लीनिंग हुई है तो दांतों को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। वो जो मशीन आती है दांत को साफ करने के लिए, वो बनाई इस तरह से जाती है, वो दांत के अंदर मतलब नुकसान पहुंचा नहीं सकती। कितना समय लगता है इसको देखो, आपकी डिपॉजिट्स के ऊपर है, आधे से 1 घंटे का समय लगता है, किसी को 2 सिटिंग का भी समय लगता है। और ये क्लीनिंग हमें रेगुलर करवानी चाहिए, 6 महीने से साल में हमें क्लीनिंग करानी चाहिए। इवन हमें भी अपनी करानी पड़ती है। अच्छा जी। अगर ये चीज सही नहीं होती तो हम नहीं करवाते। तो कहने का मतलब है कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिस तरह से हम अपने मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तो इस तरह से दांत भी एक बार जाके चेक करवाने चाहिए और रेगुलर क्लीनिंग करवानी चाहिए। स्केलिंग 6 महीने का एक समय, 6 महीने से साल का एक समय रहता है, उसमें आपको क्लीनिंग पॉलिशिंग अपनी करवानी चाहिए। अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं और उनसे करें। कारण ये है सर क्यों करवानी चाहिए, अब भगवान की देन है दांत, किसी के टेढ़े आएंगे या कुछ हेरिडिटी है, किसी के दांत आगे हैं, किसी का आगे पीछे है, तो हर जगह आप क्लीनिंग तो नहीं कर सकते सर। जी। तो कुछ ना कुछ ऐसी जगह रह जाएगी, तो वहां पे कभी ना कभी डिपॉजिट होगा, तो वो डिपॉजिट तो फिर आप खुद नहीं क्लीन कर सकते, वो आपकी मशीन क्लीन करेगी। ठीक है। अच्छा, एक पायरिया हो गया, जैसे खून का आना, एक सांसों से बदबू आती है जिसकी वजह से व्यक्ति काफी परेशान रहता है, दुर्गंध जो होती है, तो इसका क्या निदान परमानेंट हो सकता है, या इसका दवाएं या यही करते रहो लगातार? यही टेम्परेरी इलाज तो है ही, आपने माउथ वॉश कर लिया, ठीक है। हम रूट कॉज पे जब तक नहीं जाएंगे तो परमानेंट तो सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। आपको लगा स्मेल आ रही है, किसी ने आपको टोक दिया, आपने माउथ वॉश स्टार्ट कर दिया, ठीक है, टेम्परेरी रिलीफ आ गया, लेकिन वो फिर आने लगा। तो रूट कॉज क्या होता है, हमारे मुंह में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, जहाँ पे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल रहा है। तो फिर उससे क्या होगा, इन्फेक्शन आएगा, इन्फेक्शन जब इकट्ठा होगा
तो सड़न आएगी, सड़न से आपके मुंह में बदबू आएगी। और यूजुअली जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया था, अभी ब्रश करें, माउथ वॉश कर रहे हैं, वार्म्स एंड रिंसेस करें, साथ में टंग क्लीनिंग का पार्ट बनाएं। इससे भी टंग क्लीनिंग ना करने से भी दुर्गंध की प्रॉब्लम आती है। टंग क्लीनिंग रेगुलर करनी चाहिए। रेगुलर जैसे रोज आप ब्रश करते हैं ऐसे ही आपको टंग क्लीनिंग रोज करनी चाहिए। रोज करनी चाहिए, तो इससे फिर बदबू कम हो जाएगी। हाँ, स्क्रैपिंग, हाँ, उससे थोड़ा आपको इफेक्ट फर्क मिलेगा। अच्छा, एक और है, जैसे कि ऑपरेशन होता है, तो आप भी दांतों का ऑपरेशन करते होंगे। हाँ जी, कुछ दांत उखाड़ दिए, कुछ नए लगा दिए, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा डर लोगों को उसी से लगता है, ठीक है, यानी दांतों का इम्प्लांट करना। हाँ जी। तो ये कैसे रहता है आपका, और इससे लोग डरते हैं, ये कितना जरूरी है, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ ठीक है, आपने ये मतलब आज की टेक्नोलॉजी का अच्छा सवाल किया आपने। कुछ बहुत लोग सोचते हैं इम्प्लांट्स करवाएं, सर्जरी है, क्या करना है, ऐसे ही ब्रिज लगवा लेते हैं। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ये सेफ है, आपको पेनलेस है। जैसे हम दांत निकालते हैं, सुन करके निकालते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी इंजेक्शंस, सिरिंजेस आ गई हैं, आपको पेन फील ही नहीं होता है। स्प्रे जेल लगाया जाता है, उसके बाद आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन भी आजकल इंजेक्टेबल तरह तरह के आते हैं, ठीक है, कार्ट्रिज सिस्टम आता है। इवन आजकल तो पेनलेस मशीन्स भी आने लगी है जिसके थ्रू आप इंजेक्शन पेशेंट के मुंह में लगा सकते हैं, बट फिर वहां से कॉस्ट वेरी करती है जी, ठीक है। अगर नॉर्मल लेवल पे मतलब पेनलेस, पेन तो होता ही नहीं है। जैसे दांत निकालते हैं सुन करके, सेम प्रोसेस में ये दांत लगाया जाता है। ये दांत हड्डी में लगाया जाता है जी। तो इसमें हार्डली एक आप करते हैं एक कार्रवाई? हाँ, ये करते हैं। आप दांत की काट छाट करते हैं पूरी? हाँ जी, सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑपरेशन करते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा और बताते भी हैं और करते भी हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको ये बताती हूँ। जैसे डेंटल इम्प्लांट्स है, इसका बेनिफिट क्या है सर? देखो, पहले दांत तो सर एक और तरीका भी है फिक्स लगाने का। लेट सपोज आपके मुंह में एक दांत नहीं है, ठीक है, आप उसको फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये रहा मतलब शुरू से जो रहता है कि ब्रिज जिसको बोलते हैं, कैप का सिस्टम। उसमें क्या करते हैं सर, आगे का और पीछे के दांत की सपोर्ट लेके ब्रिज लगाया जाता है जी। पर उसमें क्या सर, उसके माइनस तो ये है कि हमने अननेसेसरी आगे और पीछे के दांत को इन्वॉल्व किया एक दांत को फिक्स बनाने के लिए। इम्प्लांट में सर ऐसा नहीं है, वो आपके दो दांत से को हमें छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां पे दांत नहीं है वहीं पे दांत लगाया जाएगा। हड्डी में दांत लगाने के बाद सर उसको 1 से 2 महीने के लिए छोड़ा जाता है, उसके ऊपर फिर कैपिंग का प्रोसेस किया जाता है। बट ऐसा नहीं है, किसी को अगर आगे के दांत है, जल्दी चाहिए, तो इमीडिएट प्रोसेसेस भी दी जाती है। कभी कभी तो टेम्परेरी के रूप में, फिर बाद में फाइनल, या कभी कभी आजकल ऐसी भी है कि डायरेक्ट लोड भी किया जा सकता है, जहां से आपने मतलब प्रेशर, नॉन प्रेशर एरियाज में। तो इसमें कुछ भी दर्द नहीं होता सर। एक तो हमारे दांत बच गए, दूसरा जल्दी लग गया। हाँ सर, कॉस्ट के हिसाब से है, पर सर जिस हिसाब से उसकी फैसिलिटी है या वो मुंह में जितने समय के लिए रहता है, उस हिसाब से मैं नहीं समझती ये चीज कॉस्टली है। और जो शरीर में कुछ भी जा रहा है तो दांतों के माध्यम से ही जा रहा है, तो इसलिए ये तो स्वस्थ रहने जरूरी है। हाँ, सर इसमें क्वालिटी है। अब जैसे आप फोन ले लो, आईफोन, मतलब गाड़ियां ले लो, तो उसमें भी तो ब्रांडिंग है ना, तो चलता तो सब है। तो ऐसे इम्प्लांट में आप बेसिक इम्प्लांट्स भी करा सकते हैं, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का भी करा सकते हैं, मतलब पर्पस सॉल्व होना चाहिए। इसको मिडिल क्लास सहन कर सकता है, कर सकता है सर। वो आप थोड़ा सा नॉर्मल मीडियम क्वालिटी का भी लगवा ले तो वो भी काम कर जाता है। हाँ जी। तो ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे डरा जाए? नहीं, जैसे आमतौर पे कहते हैं लोग ऑपरेशन हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में इसको किया जाता है। वो पैकिंग में आता है, स्टेराइल ही चीज होती है, टाइटेनियम की बनी होती है। हमारी बॉडी इसको बायोकम्पैटिबल है, मतलब इसमें कल को हमें कोई खतरा नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे को सिटी जाना है, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। ये दांत में दांत का पार्ट बन जाता है, एक ड्रिल के थ्रू हमें इसे लगाया जाता है, और साइड में बोन की मतलब स्पेस बनता है, वहां पे हमारी बॉडी खुद बोन बनाती है। इसको ओशियोइंटीग्रेशन हमारी टर्म्स में बोला जाता है। होने के बाद जब लगता है कि फिक्स हो गया हड्डी में, तब हम सर इसके ऊपर कैप लगाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज बताइए, वैसे तो वही होता है कि एक विज्ञापन आता है जिसमें कहते हैं फला क्रीम लगाओ तो चेहरा बिल्कुल चमक जाएगा, सफेद हो जाएगा, काले भी गोरे हो जाएंगे। इसी तरह से टूथपेस्ट की भी आती है, भी आप ये पेस्ट करो आपके दांत मोतियों जैसे चमकेंगे, सफेद हो जाएंगे। ये होता भी है या नहीं होता? ये तो क्लीनिंग से ही होता है। नहीं, देखो, क्लीनिंग तो एक अलग प्रोसेस हो गया सर, व्हाइटनिंग एक अलग प्रोसेस हो गया। वही जानना चाहता हूँ, दांत मोतियों जैसे चमकने के लिए आप प्रोफेशनली, इसका इलाज है ब्लीचिंग बोला जाता है सर इसको, ठीक है। बहुत सारे मतलब आती है इसमें ब्लीचिंग किट्स आती हैं डॉक्टर्स के पास, उसके द्वारा एक मशीन से हम इसको प्रोसेस में लाके क्लीन मतलब व्हाइटनिंग हो जाती है। बट इसमें भी पेशेंट को मेंटेन करना पड़ता है जी, तभी वो लंबा चलेगा। दूसरा,
हाँ, मार्केट में बहुत सारी आती हैं पेस्ट, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आती है, व्हाइटनिंग किट्स भी आती हैं ब्लीचिंग के लिए, बस होम ब्लीचिंग किट बोला जाता है। बट मैं ये राय दूंगी ये भी आप अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही करें तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर आपको एडवाइस करें उसको कैसे यूज करना है घर के अंदर। सर ये तो ये है कि आपने एक बार ब्लीचिंग करवाई इन ऑफिस, यानी कि आपने डॉक्टर्स के पास करवाई, उसके बाद आप उसको मेंटेन करना चाहते हो तो वो ब्लीचिंग होम ब्लीचिंग किट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डेंटिस्ट। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि सर उसके अंदर केमिकल्स होते हैं तो जो कभी कभी गम्स या इन सबको इरिटेट करते हैं, हमें सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कोई हमें आईज में कुछ इरिटेशन हो गई, हमारा कुछ टच हो गया, तो बजाय कि हमने समस्या को हम मतलब इनवाइट कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, तो बेटर ये है उनकी गाइडेंस। हाँ, कुछ व्हाइटनिंग पेस्ट आते हैं पर उनमें भी एब्रेसिव ही होता है सर, जैसे चारकोल आती है, व्हाइटनिंग आती है, ठीक है कुछ टाइम के लिए आपने किया आपको रिजल्ट आते हैं, पर वो सर ब्रेज होने से समय के साथ पीले ही होते हैं, क्योंकि आपकी एक परत उतर जाती है एनेमल, तो अंदर की जो लेयर होती है डेंटिन वो येलो होती है जी। तो वो आपके समय के साथ बल्कि और येलो होंगे, 4-5 दिन कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा मुझे फायदा आ रहा है, लेकिन इन लॉन्ग रन वो आपको नुकसान ही करेंगे। ठीक। तो बेटर है ब्लीचिंग करना, कोई खराब बात नहीं है, आज के जमाने तो व्हाइटनिंग करानी चाहिए, बट आप डेंटिस्ट की सुपरविजन में करें, उसकी सलाह में करें, और उसके बाद उसको लगातार बनाए रखने के लिए उन सावधानियों का पालन करें। अच्छा, अब मान लीजिए आपने बताया कि हम 6 महीने के अंदर एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं, हाँ, तो कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि डॉक्टर के, जैसे मैं खुद ही बता दूं, हम डॉक्टर ऐसे तो डॉक्टर पकड़ लेगा, वो कोई ना कोई बीमारी निकाल देगा जबरदस्ती। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। अब आप रेगुलर चेकअप देखो, आजकल टेक्नोलॉजी है, हम ऐसे अपने आप डॉक्टर नहीं, आजकल ना इंट्राओरल सर कैमरास है डेंटिस्ट के पास, सामने स्क्रीन लगा होता है, हम चेक करके पेशेंट को दिखाते हैं ये आपके ये समस्या है, तो दिख रही है, तो पेशेंट को समझाना भी अब हमारे लिए इजी हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होने का हमें भी बेनिफिट, हमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता पेशेंट को कन्विंस करने के लिए, दिखाते रहते हैं और पेशेंट समझता है और वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को लेकर भी एक थोड़ी सी सवाल आती है कि छोटे बच्चे हैं वो तो बता भी नहीं पाते दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, कब दांत निकलेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जब उनका लास्ट स्टेज तक दांत बचा पहुंच जाता है, जिसमें मुझे रूट कैनाल करना पड़ता है, तो मैं यही कहूंगी कि दूध के दांत जो बच्चों के, मतलब आपने दांत की सफाई बच्चों की तब से करनी है जब से पहला दांत उसके मुंह में आ जाए, इवन ना भी आए उससे पहले। जब 6 महीने का बच्चा है, बॉटल फीड ले रहा है या मदर फीड ले रहा है, तो उसमें आपने ये करना है, आप एक गॉज पीस स्वैब लीजिए, उसको गर्म मतलब में डिप करके ठंडा हो जाए, उसके गम पैड्स बच्चे के आप साफ रखें जी, ताकि उसके जब दांत आए तो वो केरीज ना हो उनमें जल्दी से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका फर्स्ट टूथ आने लग गया, 6 मंथ से 36 मंथ मान लो, मतलब 6 महीने से 2 से 2.5 साल के बच्चा है, अब हम कई बार क्या सोचते हैं, इनको तो ब्रश हमें नहीं करवाना चाहिए, तो बच्चों के लिए अलग एड्स आते हैं, फिंगर ब्रश आते हैं सर सिलिकॉन बेस्ड, ताकि बच्चों को वो कहीं भी लगे ना, मदर अपने फिंगर में उस ब्रश को डालकर बच्चे के दांत को, टंग को साफ कर सकती है, मतलब बच्चे की जीभ भी साफ करनी है। तो नहीं तो आप, अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप गॉज पीस से कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, आपने वो फिंगर ब्रश स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सर ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट हम नहीं ले सकते बच्चों के लिए, बड़ों वाली टूथपेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है जी। ठीक है, 6 महीने तक आपने कोई भी पेस्ट यूज नहीं किया, से आपने वार्म वेट करके क्लीन कर दिया। 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए सर अलग पेस्ट आता है, उसमें फ्लोराइड कंटेंट नहीं होता है, रीजन भी क्योंकि बच्चे को स्वेलो करना नहीं आता, तो वो इंजेस्ट करना थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो नॉन फ्लोरिनेटेड SLS फ्री आती है, जो वो फॉर्मिंग पेस्ट में बनता है ना, वो दूसरी आती है सर xylitol पेस्ट। उसका जैसे थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया, उसके लिए सर रिकमेंडेशन अलग है जी। 3 से 10 साल का सर टूथपेस्ट अलग रिकमेंडेड है, 10 से 15 साल के बच्चों के लिए, 15 अबव वो अडल्ट में काउंट हो जाता है, तो फिर नॉर्मल पेस्ट पे आ जाता है। तो इसमें फ्लोराइड कंटेंट का वेरी रहता है। और दूसरा, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं आजकल पानी पीते हैं, तो कुछ एरियाज में फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा होता है, तो इस चीज पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ, बच्चों के दांत आने से पहले ही कि उसकी बड जो है दांत की स्टार्ट हो चुकी होती है, तो वो आने में समय लगता है ऊपर मुंह में, लेकिन अंदर दांत की बड बननी शुरू हो चुकी होती है। तो उस स्टेज पे अगर बच्चे ने ऐसा पानी पिया जिसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है, तो फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इसीलिए इस स्टेज पे हमें ध्यान रखना है कि पानी का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत एरियाज में, रिमोट एरियाज में पानी की वजह से ही दांत खराब हाँ, होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा बच्चों के मामले में ये है कि कई पेरेंट्स को लगता है ये तो दूध के दांत है, टूटने ही है। हाँ हाँ, ये भी बात होती है। तो इसको क्यों संभाला जाए? सर, हर दूध के दांत के टूटने का एक अपना समय है, तो उसके हिसाब से हमें इसको संभाल के रखना पड़ता है। अगर बच्चे, आपको पता भी है, खाते भी हैं कुछ अगर सारा कुछ जंक फूड खाते हैं, टॉफिस खाते हैं, तो कुछ अवॉइड हम करा सकते हैं, कुछ हम नहीं भी करा सकते, देना पड़ता है। तो उस केस में अगर कैविटी लगेगी तो वो फिर दांत जल्दी खराब होंगे तो बच्चों को कई बार पेन भी हो जाता है, वो नस तक चला जाता है। जी जी जी। इन्फेक्शन, तो वो हमें बच्चों को, फिर बच्चे पेन वाला प्रोसेस कराने से डरते हैं। तो बेटर यही है दूध के दांतों को संभाला जाए, जिससे एक तो बच्चों के अंदर एक डर ना पैदा हो। एक्सट्रीम लेवल का ट्रीटमेंट आप करा, इनिशियल लेवल पे कैविटीज हैं वो आप रिस्टोर कराएं दूध के दांत की। जैसे आगे के दांत हैं वो 6 से 7 साल में आते हैं, 9 साल तक आते हैं। पीछे के दांत जो कुछ दूध के हैं वो 11 से 12 साल तक आते हैं। अब 6 साल में वो बच्चे का दांत खराब हो गया तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इसको आप निकाल ही दो। तो हम समझाते हैं कि नहीं, अभी 5 साल और ये दांत चाहिए। अगर आप इसको पहले निकलवाओगे और जो उसका पक्का दांत है अभी बहुत पीछे है, उसको आने में बहुत समय है। अगर सर साथ में ही आ रहा हो फिर तो हमें कभी कभी इलेक्टिवली करना पड़ता है, क्योंकि वो खराबी हो गया बहुत ज्यादा, उसको रिस्टोर ही नहीं कर सकते। अगर उसको बचा सकते हैं तो बच्चों की आरसीटी होती है, सेफ होती है, वो करवा लेनी चाहिए, ताकि 11 साल तक, मतलब समझो 6 से 7 साल में प्रॉब्लम आई है तो वो 11 साल तक दांत अपनी जगह पे रहे, ताकि जब आगे परमानेंट दांत आएंगे तो वो अपनी स्पेस पे आए। नहीं तो सर टेढ़े मेढ़े आएंगे, फिर तारों का इलाज कराना पड़ेगा जी। तो बेटर है ना हम स्टार्टिंग में ही डॉक्टर की गाइडेंस में चलें और दूध के दांतों को बचाएं और क्लीनिंग करें प्रॉपरली। अच्छा, ये बच्चों में जो दांत आते हैं ये किस उम्र तक आते हैं? जैसे कि इसके बाद दांत नहीं आएंगे? हाँ जी, ऐसा रहता है कुछ? ऐसा है। जैसे हम कहें कि बाल हैं, इतनी उम्र के बाद फिर नए बाल उगाना मुश्किल हो जाता है, तो ये दांतों का भी रहता है? हाँ जी, देखो सबका थोड़ा सा वेरी करता है, मतलब 10 से 12 साल तक दांत तकरीबन आ जाते हैं, सिवाय एक विजडम टूथ जिसको अकल जाड़ा हम लोग समझते हैं। हाँ, ये मैं पूछने वाला था, ये अकल आती भी है, ये जाड़ आती है? बस सर एक ये नाम है इसका, अकल जाड़। रीजन बीइंग ये 17 से 21 साल के बीच इसका आने का समय है। 17 से 21 तो वो समय होता है अकल आने वाला, तो ये अकल जाड़ तो है। इसलिए इसको अकल जाड़ बोलते हैं। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी जाड़ नहीं आई तो उसको अकल नहीं आई, ये एक मजाक ही है। 17 से 21 साल के बीच में अगर आनी है तो आती है। बाकी दांत जो सारे हैं 12 से 13 साल तक आ जाते हैं लगभग। कोई एक आधा डिलेड इरप्शन वाला बच्चा है या किसी की टेंडेंसी है, अदरवाइज जो बाकी दांत है 12 साल तक आ जाते हैं। तो 21 साल के बाद अकल दाढ़ वाला भी कुछ नहीं रहता मामला? अगर कभी कभी तो जिसकी स्पेस है तो आएगी, कभी कभी सर स्पेस का इश्यू रहता है। अकल दाढ़ कभी टेढ़ी भी आती है, सीधी भी आती है, टिल्टेड भी आती है। अगर मुंह में स्पेस है तो वो अपने आप आएगी आराम से, नहीं है तो थोड़ी आती है, आधी आएगी आधी नहीं आती, तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो टाइम से उसको भी निकलवाना पड़ जाता है कई बार। तो नुकसान है इसका? नहीं सर, कोई नहीं, खाने में काम आती नहीं है, बल्कि साथ वाले दांतों को नुकसान करेगी अगर टेढ़ी आई है तो। हाँ, अगर स्ट्रेट आई है, आसपास के दांतों को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप इसको रख भी सकते हैं। अच्छा, बच्चों का आपने बता दिया, थोड़ा सा बुजुर्गों को बता दीजिए, क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं फिर उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है उनको भी खाने पीने में, और अक्सर हमारे यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं उनके दांत झड़ ही जाते हैं एक समय तक। अब देखो, जो मुंह में दांत जितने बचे हैं उनको बचाने के लिए, या जो भी कोई ज्यादातर दांत लगवाने पड़ते हैं कई बुजुर्गों को, और कई समय से ही अच्छा मेंटेन करते हैं, तो तभी तो कहते हैं बचपन से दांत को बचाओ तो बुढ़ापे तक चलेंगे। अब हम यहाँ पे तो किया नहीं हमने केयर, लास्ट स्टेज पे आके वैसे ही शरीर में जान नहीं होती और उतना केयर कर नहीं पाता, और कोई करके आजकल देता नहीं। तो यही है कि जो मैंने आपको सबसे सस्ता है, नमक पानी के कुरले करते रहें तो कुछ आराम मिलेगा। बाकी अगर किसी ने डेंचर डाला है तो उसको बाहर निकाल के क्लीनिंग करें, उसको भी बाहर अच्छे से मतलब ब्रश करना चाहिए। या आपने फिक्स दांत लाया, कुछ लोग होता है ये तो टेम्परेरी दांत है या इम्प्लांट है या कुछ भी है, इसको क्लीन करने की क्या जरूरत है? नहीं, उनको भी बकायदा वैसे क्लीन करना चाहिए। जो फिक्स है आगे मुंह में, उसको भी नेचुरल पार्ट समझना चाहिए, बॉडी का पार्ट बन गया ना सर वो, तो उसको भी बराबर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है। साफ नहीं करेंगे तो पेट में तो बीमारियां जाएगी। हाँ हाँ, वो क्लीनिंग करें। चाहे इम्प्लांट्स है, उसमें आप रेगुलर चेकअप करना पड़ता है, क्योंकि तभी वो लंबे चलेगी। देखो सर, 2 वे चलती है चीजें। डॉक्टर ने अच्छे से अच्छा इलाज किया, मरीज ने मेंटेन ही नहीं किया, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस प्लस डॉक्टर सही का चयन करके सही काम करवाना। अच्छा, एक जैसे डॉक्टर आप हैं, तो जैसे हर किसी के पास एक मंत्र होता है, तो आपके पास भी ऐसा कोई मंत्र है कि हाँ इतना कर लें तो स्वस्थ रहेंगे दांत और डॉक्टर के पास आने की कम से कम जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो।
देखो मंत्र तो यही है जो मैंने इनिशियली बताया, आप ब्रशिंग को, रात की ब्रशिंग को स्टार्ट कर लीजिए जी। टंग क्लीनिंग को ऐड कर लीजिए, ठीक है सर। वार्म सलाइन रिंसेस का अपना पार्ट बना लीजिए, 2 नहीं तो 1 बार तो बना ही लीजिए, ठीक है ना। ये चीजें करते रहेंगे और रेगुलर डॉक्टर की विजिट कर लीजिए, पहले ही आपको अलार्म हो जाए, क्लीनिंग करा लीजिए टाइम पे, तो आपको इतना सारा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराने की नीड ही नहीं रहेगी। ठीक बात है, ठीक बात। क्लीनिंग करा लीजिए, पायरिया, ये मसूड़ों से खून आना, ये प्रॉब्लम बनेगी नहीं। सर देखो हमने ब्रश तो किया, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं हम कर पाते हैं क्लीन, तो वहां पे क्या ना, हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा में कैल्शियम होता है, कीटाणु और कैल्शियम मिलकर उसको कैलकुलस फॉर्म करते हैं, जिसको तार तार कहा जाता है। सर वो नॉर्मल ब्रश से नहीं उतरता है, उसके ऊपर प्लैक फॉर्म होता है, वो प्लैक फॉर्म खराब है हमारे लिए, पर वो उसी के ऊपर बनेगा, तो इसीलिए क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट बताई जाती है, ज्यादा बताई जाती है। तो आपने बहुत अच्छी हमें बातें बता दी, फिर भी मेरा एक मानना है कि जितनी भी बातें आपने बताई हैं ये सब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसका भी कोई अनुशासन है जो आखिर में बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि ब्रश है 2 मिनट करना चाहिए और टूथपेस्ट ऐसे करनी चाहिए, डॉक्टर के पास 6 महीने के बाद सलाह लेनी चाहिए, रेगुलर चेकअप। तो आखिर में तो मैं सिर्फ इतना ही पूछता हूँ कि इसको हम सब कर पाए, मेरे दर्शक भी कर पाए, या फिर मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप कैसे कर पाते हो इसको? हम कैसे कर पाते हैं इसको? देखो हम तो नॉर्मली जो मैंने आपको बताया 2 बार ब्रशिंग का हमारा रूटीन है, ठीक है। हम सब फ्लॉसिंग को यूज करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आते हैं। मैं आपको और आसान तरीका, अगर कोई लगता है कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं इतना, तो सर आजकल इलेक्ट्रिक फ्लॉस आते हैं, बैटरी ऑपरेटेड। अच्छा। तो आपने उसमें वाटर फिल किया, तो उसमें इंटेंसिटी होती है, सेट किया। लेट्स सपोज ऑर्थो वाला पेशेंट है, वायरिंग का पेशेंट है, अब वो ब्रश से मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो उसमें से स्पीड होती है, उसके थ्रू आपका खाना जहाँ भी गम्स के अंदर है, दांतों के बीच में ऐसे एरियाज है, वहां से क्लीन होगा, सब क्लीन कर, तो आप उस पर स्पेंड कर लीजिए। जी जी। वो थोड़े से कॉस्टली है नॉर्मल टूथब्रश से, तो उसको पार्ट बना लीजिए, डॉक्टर से पूछ के रिकमेंड करवा लीजिए, सीख लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी आते हैं सर जी, ठीक है, वो बाय करके भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पर परामर्श जो है डॉक्टर से लेना चाहिए। हाँ ठीक है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी भी हमारे पास ही आके लीजिए, पर परामर्श तो देना चाहिए, भी करना है कि इस्तेमाल नहीं करना। देखो आजकल तो वो वीडियोस में उसमें भी दिखाते हैं, बट फिर भी आपका केस क्या है, तो मैं तो ये कहूंगी कि भी एक बार अंडर द गाइडेंस ऑफ डेंटिस्ट ही यूज करें, बट ये चीजों से आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो आप सोचते हो ना लेजीनेस है, कौन वो थ्रेड वाला फ्लॉस करे या वो करे, तो आप ऐसा फ्लॉस ले सकते हैं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड। बहुत बढ़िया डॉक्टर ऋचा, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो कई बार ना हम मुस्कुराने में हिचक करते हैं, हमें लगता है आगे के दांत टेढ़े हैं, मेढ़े हैं और हमें दिक्कत होगी, तो मुस्कुराना मत छोड़िए, बल्कि मुस्कुराने से ज्यादा आप दांतों की देखभाल कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दांतों की देखभाल का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक जरूरी आदत है जो हमारे जीवन में आनी चाहिए। सुबह शाम ब्रश करें, संतुलित खान पान लें और समय समय पर डॉक्टर साहब की सेवाएं लें। आपके नजदीक जो डॉक्टर साहब है उनकी सेवाएं लीजिए। हाँ जी, और आपके अपने फैमिली डेंटिस्ट की आप सेवा से मतलब जाके परामर्श ले सकते हैं, और आपके जीवन के अंदर ये मुस्कान बरकरार रहे, ऐसा हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर ऋचा खुराना जी का, जिन्होंने आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में हेल्थ मंत्र बताए और शब्द मंच के मंच पर शहद के मंच में शामिल हुई। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कभी फिर जरूरत हुई तो फिर हम आपको बुलाएंगे। और मुस्कुराइए, क्योंकि सेहत में ही असली सौंदर्य है। और आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ डॉक्टर ऋचा खुराना।